सोल लैंड 3 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा कि भयंकर विस्फोट के बाद तांग वूलिन गंभीर रूप से घायल अवस्था में जंगल में जागता है और अपनी शक्तियों से खुद को ठीक करने लगता है। उसे पास में बेहोश गुयुए मिलती है जो नायर जैसी दिखती है और वो उसे बचाने व उसकी सच्चाई समझने की कोशिश करता है। गाइज, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही नॉवल एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आत्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करना, उसे उसके शरीर में प्रवाहित करना, फिर पुनः साधना, फिर प्रवाह। कुछ चक्रों के बाद तांग वूलिन ने महसूस किया कि गु युए की आभा धीरे धीरे मजबूत हो रही है। ये एक बहुत अच्छा संकेत था जो दिखाता था कि उसकी आत्मिक शक्ति का प्रवाह प्रभावी हो रहा था। आसमान धीरे धीरे अंधेरा हो गया और रात उतर आई। फिर आसमान उजला और एक नई सुबह आ गई। इस दौरान तांग वूलिन 7 बार अपनी आत्मिक शक्ति गु युए के शरीर में प्रवाहित कर चुका था और ये लगातार साधना और ऊर्जा देने का चक्रों से बेहद थका चुका था। 8वीं बार आत्मिक शक्ति देने के बाद गु युए की स्थिति पूरी तरह स्थिर हो गई, लेकिन वो अभी भी नहीं जागी थी। इसलिए अपनी थकान के बावजूद वो फिर से ध्यान में बैठ गया। आत्मिक शक्ति का भंवर बनने के बाद उसकी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने की गति पहले से कहीं तेज हो गई थी। 2 घंटे बाद उसकी आत्मिक शक्ति वापस आ गई और थकान भी काफी कम हो गई। लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने अपने सामने बेहद पास 2 बड़ी बैंगनी आंखें देखीं। वो इतना चौंक गया कि उसकी ऊर्जा लगभग बिखर गई। सौभाग्य से उसके आत्मिक भंवर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और ऊर्जा को स्थिर कर दिया। तुमने तो मुझे दिल का दौरा ही दिला दिया, तुम जाग गई। तांग वूलिन ने गहरी सांसें लेते हुए खुद को संभाला, लेकिन उसका दिल खुशी से भर गया। गु युए उसके सामने बैठी थी और उसने उसके कपड़े पहन रखे थे। उसके अपने कपड़े पूरी तरह फट चुके थे, इसलिए तांग वूलिन ने आंखें बंद करके उसे अपने कपड़े पहनाए थे। कपड़े उस पर बड़े लग रहे थे। वो पलके झपका रही थी और उसकी साफ बैंगनी आंखें शांत जल की तरह थीं, जिनमें तांग वूलिन का चेहरा प्रतिबिंबित हो रहा था। गु युए, तांग वूलिन ने संकोच से पुकारा। उसके चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान आ गई। उसकी सुंदरता ने तांग वूलिन को एक पल के लिए मोहित कर दिया। पिता! धड़ाम! तांग वूलिन फिर से जमीन पर गिर पड़ा। वो तुरंत उठ बैठा और हैरानी से उसे देखने लगा। तुमने अभी मुझे क्या कहा? गु युए थोड़ी घबरा गई। उसने उसका बाजू पकड़ लिया और अपना अंगूठा मुंह में डालते हुए धीरे से बोली, पिता! तांग वूलिन लगभग बेहोश ही हो गया। ये क्या हो रहा है? मजाक मत करो गु युए, तुम... पिता! इस बार उसकी आवाज में शिकायत थी और उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो जितना देख रहा था उसे लग नहीं रहा था कि वो अभिनय कर रही है। तांग वूलिन ने माथा पकड़ा। रो मत, मुझे सोचने दो। गु युए ने होठ फुलाए और उसका हाथ पकड़कर हिलाने लगी। पिता, मुझे भूख लगी है। श्रेक अकेडमी के विनाश के बाद तांग वूलिन पहले ही दुख में था, लेकिन ये सुनकर कि गु युए उसे पिता कह रही है, वो पूरी तरह चौंक गया और कुछ समय के लिए अपना दुख भी भूल गया। उसने खुद को संभाला और जल्दी से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को निकालता हूँ। एक खाने के शौकीन होने के कारण उसके पास हमेशा भोजन रहता था। उसने कुछ सूखा राशन निकाला। गु युए ने उसे लिया और खाने लगी, लेकिन उसके चेहरे से साफ था कि उसे पसंद नहीं आया। ये अच्छा नहीं है, उसने बड़बड़ाया। तांग वूलिन ने आह भरी। सूखा राशन भला स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि शायद क्या हुआ है। क्या उसे याददाश्त चली गई है? लेकिन फिर भी वो मुझे पिता क्यों कह रही है? गु युए, तुम मुझे पिता क्यों कह रही हो? उसने पूछा। गु युए ने भोलेपन से कहा, जिसे मैं पहले देखती हूँ वही मेरा पिता होता है। उसकी आवाज एक छोटे बच्चे जैसी थी। तांग वूलिन चुप रह गया। वो उससे और सवाल नहीं पूछ पाया। खाना खत्म करने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं थी। पिता, मुझे अच्छा खाना चाहिए। ठीक है, मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। गु युए ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और सिर उसके कंधे पर रख दिया। तांग वूलिन ने चारों ओर देखा। ये एक घना जंगल था जहाँ दूर दूर तक इंसानी निशान नहीं थे। यहाँ जीवन ऊर्जा बहुत प्रचुर थी, लेकिन एक हल्का खतरा भी महसूस हो रहा था। ये जगह कहाँ थी? शायद वे उस भयानक विस्फोट के बाद यहाँ आ गए थे। जो होगा देखा जाएगा, उसने सोचा। वो गु युए का हाथ पकड़कर आगे बढ़ा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। जंगल के पौधे खुद रास्ता दे रहे थे, जैसे वे उससे स्नेह करते हों। ये क्या हो रहा है? उसने सोचा। शायद ये उसकी प्रकृति के पुत्र वाले आत्मचक्र के कारण था, लेकिन अभी उसका ध्यान सिर्फ इस जंगल से बाहर निकलने पर था। उसने गु युए की ओर देखा। उसके साथ होने से उसे राहत मिल रही थी। गु युए ने उसे देखा और मुस्कुराई। पिता! तांग वूलिन ने बेबस होकर कहा, क्या तुम मुझे ऐसा कहना बंद कर सकती हो? अजीब लगता है। गु युए की आंखों में आंसू आ गए। क्या पिता मुझे नहीं चाहते? वो हार गया। ठीक है, जो चाहो कहो।
पिता मुझे उठाओ, उसने हाथ फैलाए। तांग वुलिन कुछ कह पाता उससे पहले ही वो उस पर कूद पड़ी और उसे कसकर पकड़ लिया। उसके चांदी जैसे बाल हवा में लहराए और उसकी हंसी गूंज उठी। तांग वुलिन ने उसे संभाला और आगे बढ़ता रहा। अब उसके चेहरे पर कोमलता आ गई थी। उसने उसके बालों को सहलाया और उसे अपने पास ही थामे रखा। हालांकि उसने ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि गुयुए आगे से जिद करके उसी से उठाकर ले जाने को कहेगी। जब भी वो उसे नीचे उतरकर चलने को कहता, वो जोरदार तरीके से मना कर देती। आखिरकार उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचा और उसे अपनी पीठ पर बिठाना पड़ा। इस तरह गुयुए उसके कंधों से लिपटकर चेहरे पर चौड़ी मुस्कान लिए उसके साथ जंगल के और भीतर जाने लगी। जरूर मैंने पिछले जन्म में तुम्हारा कर्ज लिया होगा, तांग वुलिन हंसते हुए बोला जब उसने अपने सीने के सामने लटकती उसकी बाहों की ओर देखा। गुयुए ने झुककर उसके गाल पर एक चुंबन रखा और बोली, पिताजी, मुझे आप पसंद हैं। तांग वुलिन थोड़ा ठिठक गया। वो कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसके दिल में एक अजीब सा खतरे का एहसास उठा और वो तुरंत हवा में उछल गया। एक भूरी आकृति उसके पैरों के नीचे से तेजी से गुजर गई। अगर वो कूदा न होता तो निश्चित रूप से उससे टकरा जाता। कौन है वहां? तांग वुलिन चिल्लाया, लेकिन जिस दिशा से हमला हुआ था वहां उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं और उसके शरीर से ठंडी आभा फैलने लगी। उसके पैरों के नीचे से ब्लू सिल्वर एम्परर की बेलें निकलकर चारों ओर फैल गईं। ये जंगल था और ये उसके लिए एक आदर्श युद्ध भूमि थी। इसके बाद एक अजीब घटना घटी। जैसे ही उसकी बेलें जमीन में धंसी, उसे तुरंत महसूस हुआ कि उसकी संवेदनाएं चारों ओर फैल गई हैं। उसकी स्पिरिट एबिस स्तर की मानसिक शक्ति पहले ही बहुत शक्तिशाली थी, जो लगभग 1000 फीट के दायरे तक महसूस कर सकती थी। लेकिन अब सब कुछ उसके मन में एक साफ 3 आयामी चित्र की तरह उभर आया। करीब 600 मीटर दूर बाईं ओर एक विशाल आकृति लाल भूरे फर के साथ पेड़ों के बीच तीर की तरह उछल रही थी। वो लगातार तेजी से घूमते हुए उनके चारों ओर चक्कर लगा रही थी। गुयुए ने उसके कंधे के पीछे से सिर निकालकर जिज्ञासा से चारों ओर देखा। अब जब वे अपने दुश्मन को देख पा रहे थे तो रणनीति बनाना आसान हो गया। ये क्रिम्सन फायर मंकी था, लेकिन ये तांग वुलिन की जानकारी से बिल्कुल अलग था। उसकी जानकारी के अनुसार ये आमतौर पर कमज़ोर आत्मा जानवर होते हैं, ज़्यादातर 100 साल से कम उम्र के। लेकिन ये वाला अलग था। लगभग 7 मीटर ऊंचा, लाल भूरे फर से सुनहरी चमक निकल रही थी और सबसे हैरान करने वाली बात, इसके पास एक तीसरी आंख थी। वो सुनहरी लंबवत आंख तांग वुलिन को देख रही थी, जैसे पेड़ों के पार भी उसे देख सकती हो। क्या ये एक परिवर्तित यानी म्यूटेटेड प्राणी था? निश्चित रूप से। तांग वुलिन तुरंत अंदाजा लगाने लगा कि वो कहाँ है। क्या ये स्पिरिट एसेंशन प्लेन हो सकता है? गुयुए के लिए उसे वहां लाना मुश्किल नहीं था। इसी दौरान वो विशाल बंदर तेजी से उनकी ओर बढ़ा। उसने एक पेड़ पर छलांग लगाई और जोर से उसे दबाकर खुद को हवा में लाल तीर की तरह उछाल लिया। तांग वुलिन की आंखों में ठंडक आ गई। श्रेक एकेडमी की तबाही के बाद उसके अंदर गुस्सा और दर्द भरा हुआ था और अब दुश्मन सामने था। गुयुए, कसकर पकड़ो, उसने कहा। गुयुए ने तुरंत उसकी गर्दन और कमर को कसकर पकड़ लिया। तांग वुलिन की रक्त शक्ति फूट पड़ी और उसके सुनहरे ड्रैगन पंजे बाहर निकल आए। जमीन से अनगिनत बेलें निकलकर बंदर को रोकने लगीं, लेकिन वो बेहद आक्रामक था। उसके शरीर पर अग्नि भड़क उठी और वो बेलों को तोड़ता हुआ सीधे उसकी ओर बढ़ा। अचानक उसके बगल से पंख निकल आए, जिससे वो हवा में रुक गया। क्या ये रणनीति इस्तेमाल कर रहा है? उसकी तीसरी आंख चमकी और चारों दिशाओं से मानसिक हमला तांग वुलिन पर आने लगा। तांग वुलिन ने गरजते हुए अपना गोल्डन ड्रैगन रॉर इस्तेमाल किया, जिससे बंदर कुछ पल के लिए जड़ हो गया और उसका हमला पलट गया। लेकिन उसी समय उसकी तीसरी आंख से सुनहरी बिजली निकली और तांग वुलिन पर आ गिरी। तांग वुलिन ने अपने पंजे से उसे रोका, लेकिन झटका इतना जोरदार था कि वो थोड़ा डगमगा गया। इस मौके का फायदा उठाकर बंदर ने हमला किया। दूर हो जा, तांग वुलिन गरजा, और उसने गोल्डन ड्रैगन शॉक्स द हेवंस इस्तेमाल किया। एक जोरदार विस्फोट हुआ, कई पेड़ गिर गए। बंदर दूर जा गिरा और तांग वुलिन भी पीछे हट गया। बंदर पेड़ पर खड़ा होकर उसे देखने लगा, थोड़ा डरा हुआ। तांग वुलिन भी समझ गया ये कोई साधारण प्राणी नहीं था, ये एक 10,000 साल पुराना और वो भी परिवर्तित आत्मा प्राणी था। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। कुछ पल बाद बंदर ने लड़ाई छोड़ दी और भाग गया। तांग वुलिन ने राहत की सांस ली। वो जानता था कि उसे हराने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ती। पिताजी, गुयुए की आवाज आई। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब तुम नीचे उतर सकती हो। ठीक है।
वो धीरे से उतरी, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसने पूछा, पिताजी, वो क्या था? वो बहुत डरावना था। तांग वुलिन ने उसे कुछ असहाय सा देखते हुए परखा। उसके मन में गु युए की शक्ति कभी भी उससे कम नहीं रही थी, बल्कि संभवतः वो उससे अधिक ही शक्तिशाली थी। फिर भी वो एक छोटी लड़की में बदल गई थी, जो पूरी तरह उसी पर निर्भर थी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तांग वुलिन ने उसके लंबे बालों को सहलाया और वो संतुष्ट भाव से अपना सिर उसके सीने पर टिकाकर बैठ गई। आप सबसे अच्छे हैं पिताजी। तांग वुलिन का हाथ तुरंत सख्त हो गया। जब उसकी याददाश्त वापस आएगी तब वो उसका सामना कैसे करेगा? उसने मन ही मन एक गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए आसपास का निरीक्षण करने लगा। डेमोनिक आइलैंड पर मिली ट्रेनिंग ने उसे सिखाया था कि किसी भी परिस्थिति में शांत कैसे रहना है। चाहे भावनाएं कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, उसे जल्द से जल्द खुद को शांत करना होता था, क्योंकि केवल शांत और स्थिर मन ही सही निर्णय ले सकता है। ये स्पष्ट था कि वे एक आदिम जंगल में थे। जितना अधिक वो इस जगह को देखता, उतना ही उसे लगता कि ये स्पिरिट असेंशन प्लेन में सिम्युलेट किए गए स्टार डाव फॉरेस्ट जैसा है। फर्क बस इतना था कि यहाँ के पौधे ज्यादा घने और पुराने लग रहे थे। अगर वो सच में स्पिरिट असेंशन प्लेन में था तो ये निश्चित रूप से इंटरमीडिएट स्तर नहीं था। वो पहले वहाँ जा चुका था और वहाँ के पौधे इतने घने नहीं थे। साथ ही वहाँ उसे इतनी आसानी से अपने बराबर ताकत वाले सोल बीस्ट नहीं मिलते। क्रिम्सन फायर मंकी किंग की शक्ति को याद करते हुए तांग वुलिन ने निष्कर्ष निकाला कि उसे हराने के लिए अपना बैटल आर्मर पहनना पड़ेगा। उसकी सोल पावर अभी केवल 55 रैंक पर थी, लेकिन सामान्य 6 रिंग सोल एम्परर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। बैटल आर्मर और गोल्डन ड्रैगन स्पीयर के साथ वो एक उच्च स्तर के सोल मास्टर के बराबर था। इसलिए वो क्रिम्सन फायर मंकी किंग कम से कम 20,000 साल पुराना सोल बीस्ट होना चाहिए। तो क्या ये एडवांस्ड स्पिरिट असेंशन प्लेन था? उसे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, बस गु युए से थोड़ा सुना था। उसके अनुसार ये स्पिरिट पगोडा का मुख्य संसाधन क्षेत्र था। फिर भी सामान्य समझ के आधार पर वो कुछ निष्कर्ष निकाल सकता था, जैसे जितने शक्तिशाली सोल बीस्ट होंगे उनकी संख्या उतनी ही कम होगी, क्योंकि हर शक्तिशाली बीस्ट का अपना क्षेत्र होता है। स्पष्ट था कि वे अभी क्रिम्सन फायर मंकी किंग के क्षेत्र में थे। किसी और क्षेत्र में जाने पर ही वे अन्य सोल बीस्ट से मिल सकते थे, लेकिन मुख्य समस्या ये थी कि वे यहाँ से बाहर कैसे निकलें। अगर ये स्पिरिट असेंशन प्लेन था तो हर व्यक्ति को एक विशेष बटन दिया जाता था जिससे वे बाहर निकल सकते थे, या फिर मरने पर भी वे वास्तविक दुनिया में लौट आते थे। हालांकि मानसिक आघात होता था। समस्या ये थी कि उनके पास ऐसा कोई बटन नहीं था। क्या वे मरकर बाहर निकल सकते थे? तांग वुलिन को ये नहीं पता था और इसे आजमाना बहुत खतरनाक था। अगर सच में मौत हो गई तो? उसने सुना था कि स्पिरिट असेंशन प्लेन का सबसे ऊंचा स्तर एक वास्तविक दुनिया जैसा होता है। अगर वे वहीं थे तो यहाँ मरना सच में मरना होता। इसलिए उसे बेहद सावधानी से काम करना था। इतना सोचने के बाद उसने तुरंत आगे बढ़ने की बजाय यहीं आराम करने का फैसला किया। ये क्षेत्र अपेक्षाकृत सुरक्षित था और उसकी विशेष क्षमता उसे आसपास के खतरों का पता लगाने में मदद कर सकती थी। अगर ये सच में स्टार डाव फॉरेस्ट का कोर क्षेत्र था तो यहाँ 1 लाख साल पुराने सोल बीस्ट भी हो सकते थे। अगर वो बिना सोचे समझे आगे बढ़ता तो उनका अंत निश्चित था। अगर वे सही दिशा चुन ले तो अंततः जंगल से बाहर निकल सकते थे। तांग वुलिन आंखों से दिशा तय नहीं कर सकता था, लेकिन वो अपने ब्लू सिल्वर एम्परर वाइन की मदद से पौधों से पूछ सकता था। गु युए, मैं थोड़ी देर ध्यान करूंगा, तुम यहीं रहना, दूर मत जाना, उसने कहा। ठीक है, उसने आज्ञाकारी स्वर में जवाब दिया। उसे इस रूप में देखकर तांग वुलिन कुछ क्षण के लिए खो गया। पहले वाली गु युए हमेशा स्वतंत्र और गंभीर थी। उनके बीच एक खास रिश्ता था जो समय के साथ धीरे धीरे मजबूत हुआ था। ये गु युए बिल्कुल अलग थी, निर्दोष और मासूम। उसका एक हिस्सा चाहता था कि वो हमेशा ऐसी ही रहे। वो बैठ गया और ध्यान में लीन हो गया। उसकी चेतना ब्लू सिल्वर एम्परर के जरिए पौधों से जुड़ गई। साधारण पौधों में चेतना नहीं होती, लेकिन वो उनसे ये पूछ सकता था कि कौन सी दिशा सुरक्षित है। जल्द ही उसे उत्तर मिला। पेड़ों ने उसे संकेत दिया कि एक दिशा अंधकार और भय से भरी थी, जबकि दूसरी उजाले से। उसे समझ आ गया कि किस ओर जाना है। वो खुशी से खड़ा हुआ, लेकिन तभी उसका दिल दहल गया। गु युए वहां नहीं थीं। उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति से खोजा। वे 300 मीटर दूर थीं, फूल तोड़ रही थीं और खुश दिख रही थीं। उसे देखकर तांग वुलिन के दिल में दर्द उठा।
श्रीक अकेडमी के छात्रों को सामान्य जीवन का आनंद नहीं मिलता है और शायद वो केवल इसी अवस्था में खुश रह सकती थीं। तभी उसकी दृष्टि में दो आकृतियां प्रकट हुईं। एक उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी और दूसरी सीधे गु युए की ओर। दोनों अत्यंत तेज गति से आ रही थीं। तांग वुलिन के दिल में अचानक घबराहट की एक लहर उठी और वो तुरंत तीर की तरह तेजी से गु युए की दिशा में दौड़ पड़ा। गु युए अपनी सारी यादें खो चुकी थी और एक छोटी बच्ची की तरह असहाय थी। इस समय तांग वुलिन के पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत अपनी अधिकतम गति प्राप्त कर ली। उसी समय उसकी ब्लू सिल्वर एम्परर बेल उससे भी तेज गति से गु युए की ओर बढ़ रही थी। जो आकृति तांग वुलिन की ओर बढ़ रही थी वो और कोई नहीं बल्कि क्रिम्सन फायर मंकी किंग था, जबकि जो प्राणी गु युए की ओर झपट रहा था वो एक हरे रंग का पक्षी प्रकार का सोलबीस था। वो हवा में तीर की तरह उड़ रहा था और जैसे ही तांग वुलिन की बेल ने गु युए की कमर को लपेटा, वो हरा पक्षी भी उसके पास पहुंच गया और अपनी लंबी नुकीली चोंच सीधे उसके माथे की ओर घोंपने लगा। डेमोनिक ग्रीन बर्ड? तांग वुलिन ने तुरंत उसे पहचान लिया और पहचानते ही उसके दिल में डर और बढ़ गया। डेमोनिक ग्रीन बर्ड सबसे क्रूर पक्षी प्रकार के सोलबीस्ट्स में से एक थे। उनका विकास केवल अन्य जीवों के दिमाग खाकर होता था, चाहे वो इंसान हो या सोलबीस्ट्स। हालांकि उन्हें इंसानों के दिमाग ज्यादा पसंद थे। ये पक्षी बेहद तेज होते थे, लेकिन अब उनकी संख्या बहुत कम रह गई थी। प्राचीन समय में इन ग्रीन बर्ड्स ने एक भयानक तबाही मचाई थी। वो झुंड में रहते थे और उनका झुंड टिड्डियों की तरह होता था। बस फर्क इतना था कि वो फसल नहीं बल्कि दिमाग खाते थे। जहां भी वो जाते वहां के सभी जीवों के सिर में छेद हो जाते और उनके दिमाग गायब होते। वो दृश्य अत्यंत भयावह था। इसके बाद उनके खिलाफ एक विनाश अभियान चलाया गया। सोल बीस्ट राजाओं के नेतृत्व में उन्हें लगभग पूरी तरह समाप्त कर दिया गया और तभी जाकर उनका खतरा कम हुआ। आजकल वो बहुत ही दुर्लभ थे और बेहद सतर्क रहते थे। मनुष्यों को उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, केवल कुछ प्राचीन ग्रंथों में उनका उल्लेख मिलता है, क्योंकि जब वो सक्रिय थे तब सोल बीस्ट्स ही इस दुनिया पर शासन करते थे। कहा जाता है कि एक बार एक डेमोनिक ग्रीन बर्ड ने एक असली ड्रैगन का दिमाग खा लिया था और लगातार विकसित होकर पूरे महाद्वीप के सबसे खतरनाक शिकारी में बदल गया था। इसी कारण ड्रैगन कबीले ने एकजुट होकर उन्हें समाप्त करने का संकल्प लिया था। इस डेमोनिक ग्रीन बर्ड को देखकर तांग वुलिन को ऐसा लगा जैसे उसका दिल धड़कना बंद हो जाएगा। अगर उसकी चोंच गु युए के सिर में घुस जाती तो उसका बचना असंभव था और वो बेहद तेज भी था। तांग वुलिन ने पूरी ताकत से अपनी बेल वापस खींची और बिना हिचकिचाए अपने गोल्डन ड्रैगन अनाइलेशन क्लॉज का प्रयोग किया। ग्रीन बर्ड बहुत बड़ा नहीं था। उसके पंखों का फैलाव आधा मीटर से थोड़ा अधिक था और शरीर लगभग 1 फुट लंबा था। उसका पूरा शरीर हरे रंग का था और उसकी चोंच एक पारदर्शी सुई जैसी थी। वो इतना तेज था कि अगर कोई पलक झपकाए तो वो आंखों से ओझल हो सकता था। तांग वुलिन ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया दी, लेकिन ग्रीन बर्ड ने हवा में ही दोबारा गति बढ़ा दी। उसके पीछे से नीली ज्वालाएं निकलीं और वो बिजली की तरह आगे बढ़ा। एक पल में वो गु युए तक पहुंच गया और उसकी चोंच उसके माथे को छू गई। नहीं! तांग वुलिन दर्द भरी चीख के साथ चिल्लाया। उसे लगा जैसे उसके शरीर का सारा खून जल उठा हो। गु युए अभी भी उलझन में थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और वो बस उस चोंच को अपनी ओर आते देख रही थी। तांग वुलिन की दर्द भरी चीख, ग्रीन बर्ड का ठंडा भाव और पास आता मंकी किंग, ये एक त्रासदी भरा दृश्य बन गया था। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों का अंत तय हो गया था। तांग वुलिन को लगा जैसे उसका दिल फट रहा हो। अगर गु युए को कुछ हो गया तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। उसी क्षण एक अजीब घटना हुई। तांग वुलिन के भीतर की रक्त शक्ति ने एक सुनहरी लाल रोशनी का आवरण बना लिया। ये रोशनी गु युए द्वारा दी गई सिल्वर ड्रैगन स्केल में समा गई और समय जैसे थम गया। ग्रीन बर्ड भी हवा में ठहर गया। अगले ही पल दोनों के शरीर पारदर्शी हो गए। तांग वुलिन से सुनहरी रोशनी निकली और गु युए से चांदी जैसी रोशनी निकली। दोनों मिलकर इंद्रधनुषी प्रकाश में बदल गई। ग्रीन बर्ड उस रोशनी से टकराया लेकिन तुरंत पीछे उछल गया। मंकी किंग पास के पेड़ पर उतरा और हैरानी से उस दृश्य को देखने लगा। इस समय तांग वुलिन के शरीर में ऊर्जा का विस्फोट हो रहा था। उसे लगा जैसे उसका शरीर फट जाएगा। उसने जोर से ड्रैगन की गर्जना की। ये था डिवाइन ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन। इस बार कुछ अलग था। इस बार वो खुद इसे नियंत्रित कर रहा था। ऊर्जा इतनी अधिक थी कि उसका शरीर उसे सहन नहीं कर पा रहा था। आह! वो दर्द से चिल्लाया, लेकिन अचानक ऊर्जा का प्रवाह रुक गया।
जब उसने आंखें खोलीं तो उसका शरीर बदल चुका था। उसके पूरे शरीर पर इंद्रधनुषी शल्क थे और उसकी ऊंचाई 5 मीटर से अधिक हो गई थी। उसकी पीठ पर विशाल ड्रैगन पंख थे और जंगल के सभी तत्व उसके चारों ओर इकट्ठा हो रहे थे। अब उसके पास सिर्फ अपनी ही शक्ति नहीं थी, बल्कि गु युए की शक्तियां भी उसकी पहुंच में थीं। टैंग वुलन के रूपांतरण और उसके ड्रैगन की गर्जना को देखने के बाद क्रिम्सन फायर मंकी किंग पहले ही वहां से भाग चुका था। वो लाल सुनहरी रोशनी की एक लकीर में बदल गया और पलक झपकते ही 1 किलोमीटर दूर पहुंच गया। इसी बीच डेमोनिक ग्रीनबर्ड उससे भी तेज गति से भाग रहा था। लगभग पूरी तरह विनाश से बचने के बाद बचे हुए डेमोनिक ग्रीनबर्ड्स खुद को बचाने में और भी कुशल हो गए थे, इसलिए जैसे ही उसे अपने दुश्मन की शक्तिशाली आभा का एहसास हुआ, वो तुरंत भागने लगा। लेकिन टैंग वुलिन उन्हें भागने देने वाला नहीं था। उसे इन दोनों आत्मा पशुओं से बेहद नफरत थी। उन्होंने अभी-अभी उस महिला की जान लेने की कोशिश की थी जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। उसने अपना दायां हाथ डेमोनिक ग्रीनबर्ड की ओर बढ़ाया और अचानक हवा जम सी गई, मानो उसमें अपार ऊर्जा उफान मार रही हो। ग्रीनबर्ड की बिजली जैसी तेज गति तुरंत धीमी हो गई, जैसे वो किसी गाढ़े द्रव में उड़ रहा हो। वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी रफ्तार बहुत कम हो गई थी। टैंग वुलन ने अपने इंद्रधनुषी ड्रैगन पंख फड़फड़ाए और अगले ही पल वो ग्रीनबर्ड के सामने प्रकट हो गया। फिर अपने ड्रैगन पंजों से उस पर वार किया। ग्रीनबर्ड ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसके शरीर से हरी रोशनी का एक चमकीला घेरा फूट पड़ा। टैंग वुलन के पंजे उस घेरे से टकराए, एक जोरदार धमाका हुआ और घेरा टूट गया, लेकिन उसके पंजे भी पीछे हट गए। ये ध्यान देने योग्य बात है कि दिव्य ड्रैगन रूपांतरण के बाद टैंग वुलन की शक्ति कम से कम 3 स्तर बढ़ चुकी थी, यानी वो इस समय 16 डाओलो के बराबर था। फिर भी ग्रीनबर्ड उसका हमला झेल गया। ये असाधारण था। अगले ही क्षण उसके पंजों में एक इंद्रधनुषी भंवर उभर आया। जैसे ही वो भंवर प्रकट हुआ, ग्रीनबर्ड के शरीर की हरी रोशनी कमजोर पड़ गई और वो भयभीत होकर चिल्लाया, क्योंकि वो सीधे टैंग वुलन के पंजों की ओर खिंचने लगा। तत्व छीनना, ये स्पष्ट रूप से गु युए की क्षमता थी। ये ग्रीनबर्ड वायु तत्व का आत्मा पशु था और उसी की मदद से इतनी तेज उड़ान भरता था। लेकिन इस शक्ति के सामने कोई भी तत्व मायने नहीं रखता था। आसपास की सारी ऊर्जा छीन ली गई और यहाँ तक कि उसके शरीर के भीतर की ऊर्जा भी खींची जा रही थी। अचानक ग्रीनबर्ड की आंखें लाल हो गई और उसका शरीर पल भर के लिए अग्नि रंग में बदल गया। वो वायु और अग्नि दोनों तत्वों वाला था। इस बदलाव से वो कुछ समय के लिए टैंग वुलन की शक्ति का विरोध कर सका। उसने पूरी ताकत से पंख फड़फड़ाए और ध्वनि की गति को पार करते हुए भागने लगा। लेकिन टैंग वुलन उसे छोड़ने वाला नहीं था। उसने अपना बायां हाथ हवा में मारा और अंतरिक्ष टूट गया। एक छोटा काला छिद्र यानी ब्लैक होल प्रकट हुआ, जिसकी खींचने की शक्ति ने ग्रीनबर्ड को रोक दिया। बस उसी पल का फायदा उठाकर टैंग वुलन ने अपने डस्क गोल्ड रेड ग्लॉस से हमला किया। 50 मीटर लंबे पंजों की ऊर्जा ने ग्रीनबर्ड को जमीन पर पटक दिया। धम! ग्रीनबर्ड घायल हुआ, लेकिन मरा नहीं। टैंग वुलन ने उसे पकड़ा और तुरंत क्रिम्सन फायर मंकी किंग के पीछे पहुंच गया। नीचे आ, उसने गरज कर कहा। सुनहरी ऊर्जा ने बंदर को जकड़ा और गोल्डन स्पीयर ने उसे भेद दिया। कुछ ही सेकंड्स में उसका शरीर सूख कर हड्डियों में बदल गया। उसकी ऊर्जा टैंग वुलन में समा गई और एक काला 10,000 वर्षीय आत्मा रिंग प्रकट हुआ। टैंग वुलन जमीन पर उतरा, लेकिन तभी उसकी शक्ति तेजी से घटने लगी। गु युए उसके शरीर से अलग होकर बाहर आ गई। वो कमजोर और डरी हुई लग रही थी। टैंग वुलन अभी भी होश में था और उसके पास लगभग 30% शक्ति बची थी, जो अच्छी बात थी क्योंकि ग्रीनबर्ड अभी भी जीवित था। वो उसे मारने ही वाला था कि पिता मत मारो, गु युए चिल्लाई। टैंग वुलन रुक गया। क्या हुआ? उसने खुशी से पूछा। अब उसे पूरा यकीन हो गया था, ये सच में गु युए ही थी। गु युए आगे बढ़ी, ग्रीनबर्ड को अपनी बाहों में लिया और बोली, ये बहुत प्यारा है, इसे मत मारो। टैंग वुलन हैरान रह गया। प्यारा? ये वही पक्षी था जो उसे मारने वाला था। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वो सच में सुंदर था। हरे जेट जैसे पंख, सुनहरी धारियां और छोटा सा सुडौल शरीर। वो बेहोश था और सच में काफी मासूम लग रहा था। टांग वुलन को अभी भी याद था कि उसकी आंखें माणिक जैसी लाल थीं और अगर वो बिना हिले दुले खड़ा रहे तो वो एकदम परफेक्ट जेड की मूर्ति जैसा दिखता था। लेकिन ये चीज़ बेहद घातक थी। नहीं, ये बहुत खतरनाक है। ये डेमोनिक ग्रीनबर्ड दिमाग खाकर विकसित होते हैं। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? टांग वुलन ने बेचैनी से कहा। मैं इसे नहीं दूंगी। गु युए ने डेमोनिक ग्रीनबर्ड को कसकर अपनी छाती से लगा लिया और पीठ घुमाकर उससे दूर हो गई।
टांग वुलिन तुरंत उसके सामने आ गया और गंभीर स्वर में बोला, मेरी बात सुनो गुयुए, ये कोई खिलौना या पालतू जानवर नहीं है, ये अभी तुम्हें मार ही देता। नहीं, पिताजी बहुत क्रूर है। गुयुए फिर उससे मुंह फेरकर खड़ी हो गई। टांग वुलिन पूरी तरह निरुत्तर रह गया। मैं क्रूर हूं? अगर मैं अभी सख्त नहीं हुआ तो ये हमें मार डालेगा। अच्छी बच्ची बनो और मेरी बात मानो गुयुए, ये डेमोनिक ग्रीन बर्ड एक घातक शिकारी है और प्राचीन समय में इसने पूरे महाद्वीप में तबाही मचाई थी। ये उस ग्रीन बर्ड से भी अलग है जो किताबों में वर्णित है। ये उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। मैंने इसे सिर्फ बेहोश किया है, लेकिन जैसे ही ये जागेगा हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। हम अभी डिवाइन ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए इसके जागते ही ये हमें मार डालेगा। क्या तुम मुझे मरते हुए देखना चाहती हो? गुयुए ने ऊपर देखा और टांग वुलिन के गंभीर चेहरे और आगे बढ़े हाथों को देखा। उसने पलक झपकाई और अचानक बोली, मेरे पास एक तरीका है जिससे ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। टांग वुलिन कुछ कह पाता उससे पहले ही उसने हाथ उठाकर हवा में लहराया। हवा में तुरंत कुछ अजीब रेखाएं उभर आईं जो जीवित प्राणियों जैसी लग रही थीं और चांदी की रोशनी से चमक रही थीं। ये रेखाएं मिलकर एक चांदी का ऋण यानी मंत्र चिन्ह बन गई, जो धीरे धीरे डेमोनिक ग्रीन बर्ड के सिर की ओर उतरने लगा। जैसे ही वो ऋण उसके शरीर में समा गया, डेमोनिक ग्रीन बर्ड कांपने लगा और गुयुए ने उसके हरे पंखों को सहलाते हुए धीरे से कहा, सब ठीक है लिटिल ग्रीन, अभी सब ठीक हो जाएगा। टांग वुलिन हैरान होकर देख रहा था। वो साफ महसूस कर सकता था कि उस चांदी के ऋण में बेहद विशाल आध्यात्मिक शक्ति थी। उसकी स्पिरिट अबिस स्तर की मानसिक शक्ति के बावजूद वो ये नहीं समझ पा रहा था कि उसने कितनी ऊर्जा समाई है। उसने जल्दी से पूछा, क्या तुम्हें कुछ याद आ गया है गुयुए? गुयुए ने सिर हिलाया। नहीं, मेरे दिमाग में कुछ कह रहा था कि ऐसा करने से लिटिल ग्रीन हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब ये अच्छा बच्चा बन जाएगा। टांग वुलिन अभी भी चिंतित था। अगर ये काम नहीं किया तो? ये काम करेगा, गुयुए ने पूरे आत्मविश्वास और गंभीरता से कहा। टांग वुलिन ने सुझाव दिया, ऐसा करते हैं, मैं वादा करता हूं कि मैं इसे नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे इसे ब्लू सिल्वर वाइन से बांधने देना होगा और फिर हम देखेंगे कि ये जागने के बाद कैसा व्यवहार करता है। गुयुए अनिच्छुक थी, लेकिन टांग वुलिन के गंभीर चेहरे को देखकर उसने अंत में सिर हिला दिया और सावधानी से ग्रीन बर्ड उसे सौंप दिया। टांग वुलिन ने साधारण बेलों का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत गोल्डसॉन्ग को बुलाया और उसने तुरंत ग्रीन बर्ड के शरीर को लपेट लिया। गुयुए गोल्डसॉन्ग को देखकर काफी उत्सुक हो गई। सच में गोल्डसॉन्ग का रूप फिर बदल गया था। जब टांग वुलिन ने गोल्डन ड्रैगन किंग की 9वीं सील तोड़ी और अपने रक्त और आत्मा की शक्तियों को अलग किया, तो गोल्डसॉन्ग के माथे पर एक सींग उगाया। साथ ही उसका शरीर 18 मीटर लंबा हो गया। वो पतला और लंबा दिखता था, लेकिन उसके शरीर पर अब सुनहरे ड्रैगन के स्केल्स थे, जिससे वो एक छोटे गोल्डन ड्रैगन जैसा दिखता था। उसकी आंखें सुनहरे क्रिस्टल जैसी थीं और उसकी आभा पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। टांग वुलिन को उसमें उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता भी महसूस हो रही थी। ये छोटा सा प्राणी, जो कभी एक दोषपूर्ण सोल स्पिरिट था, अब तेजी से विकसित हो रहा था। टांग वुलिन को लगा कि अगर कभी इसके पंख निकल आए तो ये सच में एक असली ड्रैगन जैसा बन जाएगा। उसका टायरेंट ड्रैगन सोल स्पिरिट भी विकसित हो रहा था, लेकिन गोल्डसॉन्ग जितना नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो पहले से ही शक्तिशाली था और मूल रूप से एक भूमि ड्रैगन था, न कि सच्चा ड्रैगन। गोल्डसॉन्ग अलग था क्योंकि वो टांग वुलिन का पहला सोल स्पिरिट था और उसके रक्त से पूरी तरह जुड़ा हुआ था। इसी वजह से वो टांग वुलिन के साथ तेजी से विकसित हो रहा था। टांग वुलिन ने गोल्डसॉन्ग के सिर पर हाथ रखा और उसने उसकी हथेली को अपनी 2 मुंही जीभ से चाटा। उसकी आंखों में गर्व झलक रहा था, जैसे वो कह रहा हो कि वो अब बहुत शक्तिशाली हो गया है। टांग वुलिन मुस्कुराया, ठीक है, अगली लड़ाई में मैं तुम्हें बाहर लाऊंगा और तुम अपनी ताकत दिखाना। गोल्डसॉन्ग ने सिर हिलाया, फिर ग्रीन बर्ड की ओर घूरने लगा, जैसे उसे मारने का सोच रहा हो। गुयुए ने उसे घूरकर कहा, ऐसा सोचो भी मत। गोल्डसॉन्ग ने उसे देखा और तुरंत सिर झुका लिया, मानो मान गया हो। तभी गुयुए के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आई। डेमोनिक ग्रीन बर्ड बुरी तरह घायल था, इसलिए वो जल्दी नहीं जागने वाला था। इस बार टांग वुलिन ने गुयुए को सख्त आदेश दिया कि वो उससे 10 मीटर से ज्यादा दूर न जाए, और फिर वो ध्यान में बैठ गया। उसकी चेतना उसके शरीर में प्रवेश की और उसने अपने दोनों ऊर्जा भंवरों का निरीक्षण किया। उसका रक्त भंवर काफी छोटा हो गया था और बहुत धीरे घूम रहा था। ये साफ था कि उसने डिवाइन ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ऊर्जा खर्च की।
उसका सोल पावर भंवर भी वैसा ही था, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि उसकी नाड़ियां थोड़ी चौड़ी हो गई थीं। क्या वो इस शक्ति को अब बेहतर तरीके से संभालने लगा है? ध्यान करते हुए उसने उस पल को याद किया जब उसने पहली बार डिवाइन ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन को सक्रिय किया था। उस समय उसका दिल डर से भरा था और उसके मन में सिर्फ गू युए थी। वो चाहता था कि उसकी जगह वो खुद मर जाए, और उसी भावना के साथ उसने पहली बार उस शक्ति को सक्रिय किया। उसके शरीर में गू युए की ऊर्जा इतनी अधिक थी कि वो फटने वाला था, लेकिन अचानक वो ऊर्जा रुक गई, शायद गू युए की अवचेतन प्रतिक्रिया के कारण। अगर गू युए को अपनी याददाश्त होती तो वो दोनों मिलकर इस शक्ति को पूरी तरह नियंत्रित कर सकते थे। उस शक्ति का अनुभव अद्भुत था, और उसी अनुभव से वो भविष्य में अपनी गलतियों को सुधार सकता था। इस बार उसने लंबे समय तक ध्यान किया, अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने और अपने अनुभव को स्थिर करने के लिए। जब टैंग वुलेन ध्यान से जागा तो उसने देखा कि गू युए गहरी नींद में है और उसका पैर तकिए की तरह इस्तेमाल कर रही है। उसके सोए हुए चेहरे को देखकर टैंग वुलेन की आंखों में कोमलता झलक उठी और उसने धीरे से उसके लंबे बालों को सहलाया। तुम अब नायर जैसी क्यों दिख रही हो गू युए? तुम्हारे शरीर पर कहीं भी ऐसा कोई संकेत नहीं है कि तुमने कोई भेष बदलने की तकनीक इस्तेमाल की हो। आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है? वे इस समय शायद स्टारडो फॉरेस्ट की गहराइयों में थे और यहाँ उसकी याददाश्त का इलाज करना असंभव था। केवल इस जंगल से बाहर निकलने के बाद ही वो उसकी हालत सुधारने का उपाय खोज सकता था। इस समय वो केवल एक एक कदम करके आगे बढ़ सकता था। श्रीक सिटी का पतन पूरे महाद्वीप पर गहरा प्रभाव डाल चुका होगा, और इस जंगल से बाहर निकलने के बाद श्रीक के 7 मॉन्स्टर्स के नेता के रूप में उस पर भारी जिम्मेदारियां आने वाली थीं। उसे साफ साफ याद था कि आसमान में उठने से पहले एटलिस डॉलुओ युनमिंग ने उससे कहा था कि वो श्रीक अकेडमी की भविष्य की आशा है। श्रीक अकेडमी ने उसे सब कुछ दिया था और उसके बिना वो आज जो है वो कभी नहीं बन पाता। इसलिए अकेडमी को फिर से खड़ा करना और उसका बदला लेना उसका कर्तव्य था। उसने अनायास ही अपनी मुट्ठियां भींच लीं और खुद को उन सभी परिचित चेहरों के बारे में सोचने से रोका। शोक में डूबने का कोई फायदा नहीं था, उसे मजबूत बनना था। उसे नहीं पता था कि उसके दोस्त किस हालत में हैं, लेकिन संभवतः वे ठीक ही होंगे, क्योंकि गू युए ने उस सोल मिसाइल के विस्फोट की अधिकांश शक्ति से उसे और उसके दोस्तों को बचा लिया था। ये सोचकर उसने अपना सोल कम्युनिकेटर निकाला, लेकिन जैसा कि उसे उम्मीद थी, यहाँ कोई सिग्नल नहीं था। उसने हल्की आह भरी और कुछ सूखा राशन निकालकर खाने लगा, जबकि गू युए अब भी उसके पैर पर सो रही थी। दूर क्रिम्सन फायर मंकी किंग के शरीर से उठी काली सोल रिंग गायब हो चुकी थी, क्योंकि बहुत समय बीत चुका था। ये निश्चित रूप से एक बर्बादी थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि ना उसे और ना ही गू युए को अभी सोल रिंग की जरूरत थी। वास्तव में अगर क्रिम्सन फायर मंकी किंग ने उन पर 2 बार हमला ना किया होता तो वो उसे मारना नहीं चाहता था। महाद्वीप पर अब बहुत कम सोल बीस्ट्स बचे थे, और इतने शक्तिशाली जीव तो और भी दुर्लभ थे। उसी समय उसके मन में अचानक डेमोनिक ग्रीन बर्ड का ख्याल आया और उसने तुरंत उसकी ओर देखा। गोल्ड सॉन्ग अभी भी उस पर लिपटा हुआ था और आश्चर्यजनक रूप से उसके घाव भर चुके थे और पंखों से ढक गए थे। वो अब जाग चुका था और अपनी रूबी जैसी आंखों से टैंग वुलिन को देख रहा था। टैंग वुलिन ने भौहें सिकोड़ ली। उसके अनुसार इस जीव को तुरंत मार देना ही बेहतर था। इसकी ख्याति ही इसे खत्म करने के लिए काफी थी। ग्रीन बर्ड ने उसकी हत्या की मंशा को भांप लिया और पीछे हटकर गू युए की ओर देखा और जोर जोर से चहचहाने लगा। गू युए ने करवट ली और धीरे से आंखें खोल दी। क्या हुआ लिटिल ग्रीन? मैं तो बहुत अच्छी नींद ले रही थी, तुमने मुझे क्यों जगाया? चिरिप चिरिप। गू युए उठकर टैंग वुलिन की ओर मुड़ी और बोली, पिताजी, लिटिल ग्रीन कह रहा है कि आप इसे डरा रहे थे। क्या आप इसे फिर से परेशान कर रहे थे? टैंग वुलिन चौंक गया। तुम इसकी बात समझ सकती हो? गू युए ने सिर हिलाया। हाँ, मैं इसकी मालिक हूं तो कैसे नहीं समझूंगी। टैंग वुलिन को यकीन नहीं हुआ। गू युए ने पूछा, लिटिल ग्रीन, क्या मैं सुंदर हूं? ग्रीन बर्ड ने तुरंत सिर हिलाया। टैंग वुलिन हंस पड़ा। और मैं, क्या मैं हैंडसम हूं? ग्रीन बर्ड ने उसे घूरा और मुंह फेर लिया। हा हा हा, गू युए हंस पड़ी। पिताजी, इसे छोड़ दीजिए, ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। थोड़ी हिचक के बाद टैंग वुलिन ने उसे छोड़ दिया। ग्रीन बर्ड उड़कर आसमान में गया, फिर धीरे धीरे नीचे आकर गू युए के कंधे पर बैठ गया और उससे स्नेह दिखाने लगा। क्या ये सच में वश में आ गया था? टैंग वुलिन ने पहली बार सुना था कि कोई 10,000 ईयर ओल्ड सोल बीस्ट पालतू बन सकता है। अब से तुम्हारा नाम लिटिल ग्रीन होगा, गू युए ने कहा। टैंग वुलिन ने मजाक किया, ये तो सब्जी और टमाटर सलाद जैसा दिखता है, इसका नाम सलाद रख दो। ग्रीन बर्ड गुस्से में चिल्लाया, नहीं, लिटिल ग्रीन ही अच्छा है। टैंग वुलिन ने उसे घूरा, कोई चालाकी मत करना। ग्रीन बर्ड ने घमंड से सिर उठा लिया। इसके बाद वे आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद टैंग वुलिन बोला, इससे पूछो जंगल से बाहर जाने का रास्ता कौन सा है।
गु युए ने इससे बात की और बोली, आप सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन बाहर इंसानों से ज्यादा खतरा है। टैंग वुलिन की आंखें सिकुड़ गईं। वो समझ गया कि वे स्टारडो फॉरेस्ट के कोर क्षेत्र में है, जहां स्पिरिट पगोड़ा का नियंत्रण है। उसे अब न केवल खतरनाक सोल बीस्ट से बचना था, बल्कि स्पिरिट पगोड़ा की सुरक्षा से भी निकलना था। चलते चलते ग्रीनबर्ड ने बताया कि जंगल में अब बहुत कम सोल बीस्ट्स बचे हैं और सभी अपने अपने क्षेत्र में रहते हैं। वो और क्रिम्सन फायर मंकी किंग्स एक दूसरे को जानते थे और उनके बीच समझौता था। ग्रीनबर्ड को आगे बढ़ने के लिए शक्तिशाली जीवों का मस्तिष्क खाना पड़ता था, लेकिन जंगल के नियमों के कारण वो ऐसा नहीं कर सकता था। सोल बीस्ट किंग्स क्या होते हैं? टैंग वुलिन ने पूछा। ग्रीनबर्ड कांप गया और डर के मारे सिर हिला दिया।